हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जो कि है बेसिक टर्म्स। यह चैप्टर छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली हम इसमें आपको अकाउंट्स के टर्म्स के बारे में बताएंगे, जो कि अकाउंट्स का एक तरह से बेस होता है। इसमें 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जो कि आता है बेसिकली। तो इसको हम आज शुरू करने जा रहे हैं। इसमें पहली टर्म्स हम लिखेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर इवेंट दैट initiates the accounting process of recording it in the books of account of enterprises। इसके अंदर हमें 2 चीज़ें मार्क करनी है, एक तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और दूसरा रिकॉर्डिंग, जिसको हम अभी आगे क्लियर करते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 रिलेशनशिप विद द अकाउंटिंग यूनिट एंड नंबर 2 मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ वैल्यू। इसके आगे भी हम 2 पार्ट करेंगे, डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। नंबर 1 इंटरनल ट्रांजैक्शंस और एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस, और मोड ऑफ सेटलमेंट में भी तो डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, कैश ट्रांजैक्शंस एंड कैरी ट्रांजैक्शंस। अब ये इंटरनल ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? इंटरनल ट्रांजैक्शंस जो होती हैं, जो कंपनी के अंदर होती हैं, जिसमें बाहर का किसी व्यक्ति को कोई लेना देना नहीं होता। और एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस वो होती हैं जिससे हमें बाहर का कोई पर्सन इन्वॉल्व होता है इसमें, जैसे कि क्रेडिटर्स, कैश पे टू क्रेडिटर्स, और हमने किसी से माल खरीदा और उसको हमें पेमेंट नहीं करी, तो जब हम उसे पेमेंट करेंगे तो वो हमारे क्रेडिटर्स होता है जिसे हम उसे पेमेंट करते हैं। तो कैश पे टू क्रेडिटर्स। और डेप्रिसिएशन होती है कि हम कोई भी बिजनेस जब शुरू करते हैं तो उसके अंदर हम फर्नीचर, बिल्डिंग, एसेट्स, लैपटॉप, सो मैनी एसेट्स लगाते हैं, और वो चीज़ें हम लगातार रेगुलर यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर एक उसकी वैल्यू में गिरावट आती है, जिसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। इसमें बाहर का कोई रोल नहीं होता, ये कंपनी के इंटरनल बिजनेस का इंटरनल ट्रांजैक्शंस होती हैं। और नंबर 2 मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ द वैल्यू। इसमें 2 ट्रांजैक्शन होती हैं, एक कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन होती है कि हम कोई सामान लेते हैं, उसके बदले उसे पैसे देते हैं, इससे कॉल्ड कैश ट्रांजैक्शन। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन, हमने उससे सामान खरीदा लेकिन उसको पैसे नहीं दिए कि हम तो ये पैसे नेक्स्ट मंथ देंगे, तो वो एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है। ये हमारी हो गई नंबर 1 टर्म्स बिजनेस ट्रांजैक्शंस। इसमें हमारा आ गया फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो गई और रिकॉर्डिंग हो गई। इनको हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल बुक्स में। नंबर 2 अकाउंट। इट इज ए रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस अंडर ए पर्टिकुलर हेड्स। जो भी हम अकाउंट्स बनाते हैं उस पर्टिकुलर हेड के अंदर हम उसकी ट्रांजैक्शन को करते हैं। परचेज है तो परचेज में परचेज की एंट्री, सेल है सेल की एंट्री, पर्टिकुलर हेड्स के अंदर उसकी एंट्री को शो करा जाता है। नंबर 3 कैपिटल। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन इंटरप्राइजेज बाय द प्रोप्राइटर, ब्रैकेट में ज्ञान से ऑनर। कैपिटल इन्वेस्ट की जाती है इंटरप्राइज प्रोप्राइटर द्वारा कि एक it may be in form of money or assets having monetary value।
कैपिटल इज ऑल्सो नॉन एज नेटवर्थ, यू कैन अदर नेम ऑनर्स इक्विटी। कैपिटल मनी फॉर्म में भी हो सकती है और एसेट्स के रूप में भी हो सकती है कि कोई ऑनर का बिजनेस को कैश ला के देता है और अपना बिजनेस शुरू करता है, साथ ही वो कुछ अपनी एसेट्स लेके आता है और वो बिजनेस में देता है, तो वो भी कैपिटल में ही ली जाती है। कैपिटल को नेटवर्थ से भी और ऑनर्स इक्विटी के नाम से भी जाना जाता है। कैपिटल निकालने का एक बेसिक फंडा है, फॉर्मूला है कैपिटल इज इक्वल एसेट्स माइनस लायबिलिटी, जिसके आगे हम न्यूमेरिकल करेंगे। अभी बेसिकली आप इस टर्म्स को सिर्फ नोट कर रहे हैं। नंबर 4, ड्राइंग। ड्राइंग मीन्स चित्रकारी नहीं, ड्राइंग मीन्स वो कि जो ऑनर कैपिटल लाया अपनी बिजनेस में, उसने पैसा इन्वेस्ट किया, उसने उसमें से कुछ पैसा पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया, तो उसे हम ड्राइंग कहते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखो, इट इज द अमाउंट विथड्रॉन और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर्स फॉर पर्सनल यूज। मीन्स कि अगर उसने कुछ कैश भी लिया पर्सनल यूज के लिए, या जो कोई एसेट्स लाया था वो वापस ले गया अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वो ड्राइंग कहलाई जाती है। ड्राइंग रिड्यूस द कैपिटल ऑफ द ऑनर। ड्राइंग ऑनर्स की कैपिटल को कम करती है। नंबर 5, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज मतलब एक बोझ कि हमें देना है, ये हमारे ऊपर एक लायबिलिटी है। लायबिलिटीज मीन्स अमाउंट ऑफ अर्न्ड ब्रैकेट में पेबल बाय द बिजनेस। लायबिलिटी टुवर्ड्स ऑनर इज टर्म्ड एज इंटरनल लायबिलिटी। लायबिलिटी टुवर्ड्स आउटसाइड इन टर्म एज ए एक्सटर्नल लायबिलिटीज। लायबिलिटी दो प्रकार की होती है, एक इंटरनल लायबिलिटी और एक एक्सटर्नल लायबिलिटी। ये आप बात समझे, लायबिलिटी क्या है, एक बोझ है फर्म के ऊपर, कंपनी के ऊपर। वो दो प्रकार की होती है, इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी। अगर बिजनेस ने किसी आउटसाइडर से पैसे लिए हैं तो उसे एक्सटर्नल लायबिलिटी कहते हैं। और अगर ऑनर बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो वो बिजनेस के ऊपर एक लायबिलिटी है जो कि उसे ऑनर को उसका रिजल्ट देना होता है, उसको लायबिलिटी होती है बिजनेस के ऊपर ऑनर की, वो उसको उसमें से कमा के उसको पैसा वापस करता है। तो ये दोनों चीजें होती है, एक इंटरनल लायबिलिटी होती है और एक एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है। तो से नोट करो, लायबिलिटीज मीन्स अमाउंट ऑन पेबल बाय द बिजनेस। लायबिलिटी टुवर्ड्स ऑनर इज टर्म्ड एज ए इंटरनल लायबिलिटी। लायबिलिटी टुवर्ड्स आउटसाइड इज टर्म्ड एज एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल लायबिलिटी को भी हम दो पार्ट्स में बांटते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी के भी को नीचे हम एक पार्ट और करते हैं एक्सटेंड में, लायबिलिटी पेबल आफ्टर 12th मंथ। और लायबिलिटी करंट लायबिलिटी में आएगा लायबिलिटी पेबल विद इन ए 12th मंथ। नॉन करंट लायबिलिटी वो होती हैं जो कि एक साल से ऊपर तक चलती हैं, जिस एक साल के बाद पे की जाती होती हैं। जैसे कि हमने लोन लिया, कंपनी ने लोन लिया और लोन हमने 6 साल में चुकाया, 7 साल में चुकाया, मतलब एक साल के बाद जो भी रिटर्न होगा तो उसे हम नॉन करंट लायबिलिटी कहते हैं, क्योंकि एक साल के अंदर उस लायबिलिटी को हमने पे नहीं किया है। तो और करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटीज होती हैं जिसे हम एक साल के अंदर अंदर पे कर देते हैं।
फॉर एग्जाम्पल जैसे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, कि हमने सपोज राम से माल खरीदा और उसे हमने 3 महीने बाद पेमेंट वापस उस माल के पैसे दिए, तो हमारी एक करंट लायबिलिटी हुई। बिल्स पेबल हुआ, हमने बिल लिख के दिया, 3 महीने बाद वो बिल हमने पे कर दिया, तो हमारी करंट लायबिलिटी है। बैंक लोन हुआ, बैंक लोन हमारा एक दिन में तो पे नहीं होगा, एक महीने में नहीं होता, एक 6 महीने में नहीं होता, वो लॉन्ग टर्म चलता है, 1 साल से ऊपर जो भी जाएगी लायबिलिटी वो नॉन करंट लायबिलिटी मानी जाती है। नंबर नेक्स्ट, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का भी आपने पहले सुना हुआ, पिछले टॉपिक में हमने जिक्र किया था, आज इसकी थोड़ी आगे की और स्टडी लिखो, डिटेल लिखो। क्रेडिटर्स आर पर्सन फ्रॉम होम बिजनेस purchase goods on credit. Generally amount payable to creditors is within 12 months. Therefore, it is treated as current liability. अभी हम वो जो एग्जाम्पल दे रहे थे ऊपर, ये वही चीज है जो ये बता रहा है कि क्रेडिटर वो पर्सन होता है जिससे हम माल उधार में खरीदते हैं, जल्दी उसकी पेमेंट हम 12 महीने के अंदर अंदर कर देते हैं, तो एक करंट लायबिलिटी कहलाई जाती है। अब हमने अगर रामलाल से माल खरीदा तो हम क्या उसे क्या कहेंगे, हम उस वो हमारे लिए एक क्रेडिटर्स है, हम उसे क्रेडिटर कहेंगे। इसी तरह एक नेक्स्ट होता है डेटर्स। डेटर इज ए पर्सन, debtor is a person from whom money is receivable to the business on account of credit sale. Generally, debtors are receivable to the business within 12th month. Therefore, they are treated as a current assets. का मतलब है कि डेटर्स वो बंदा है, वो पर्सन है जिससे हमें पैसा लेना है और बिजनेस ने उसे क्रेडिट सेल किया है। जनरली डेटर 1 साल के अंदर अंदर पेमेंट कर देते हैं, उसे बिल्स रिसीवेबल भी कहते हैं। जो भी अमाउंट 1 साल के अंदर हमें वापस मिल जाता है उसे हम करंट असेट्स में ट्रीट करते हैं। तो ये कुछ टर्म्स थी जो अभी हमने शुरू की थी। इसके आगे और भी बहुत सारी टर्म्स आएंगी जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बेसिकली इस चीज को हम एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं कि ये टर्म्स क्या क्या हैं। नंबर 1 थी बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शंस पहली टर्म है, वो टर्म क्या होती है, मींस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर इवेंट दैट initiates the accounting process of recording it in the books of account of the enterprise. जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं उसे हम रिकॉर्डिंग करते हैं जनरल बुक्स में। और बिजनेस ट्रांजेक्शन 2 टाइप की होती हैं, रिलेशनशिप विद द अकाउंटिंग यूनिट एंड मोड ऑफ द सेटलमेंट वैल्यू। रिलेशनशिप with the accounting unit also divided into 2 parts: internal transactions or accounting transactions or external transactions or a business transaction. Internal transactions के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं डेप्रिसिएशन, और एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन कैश पेड टू द क्रेडिटर्स। मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ वैल्यू कैश ट्रांजेक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन मीन्स कि हमने कुछ भी सामान खरीदा, उसकी पेमेंट एक साथ लिया और साथ दी, इधर सामान लिया उधर पेमेंट कैश कर दी, तो हमारी कैश ट्रांजेक्शन होती है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन, आज हमने सामान लिया, उसको हमने 1 महीने 2 महीने बाद पेमेंट की, तो हमारी एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन होती है। नंबर नेक्स्ट अकाउंट। अकाउंट क्या कहता है, इट इज द रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। जो हमने ट्रांजेक्शन की है ऊपर, उसको एक रिकॉर्ड में रखा जाता है अंडर ए पर्टिकुलर हेड, तो ये अकाउंट मेंटेन होता है इसमें। कैपिटल, कैपिटल ऑनर
बिजनेस को शुरू करने के लिए अपना पैसा लगाता है, उसमें वो ये नहीं कि खाली सिर्फ कैश ही लाता है, वो उसमें असेट्स भी अपनी ला सकता है, कुछ भी ला सकता है, जो कि कैपिटल मानी जाती है। और कैपिटल मनी के फॉर्म में भी होती है, कैपिटल गुड्स के वैल्यू में होती है, जिसकी एक मॉनेटरी वैल्यू होती है। कैपिटल इज नॉन आल्सो नॉन नेटवर्थ और ऑनर्स इक्विटी। कैपिटल को निकालने का एक फॉर्मूला है असेट्स माइनस लायबिलिटी। फिर नेक्स्ट ड्राइंग, जो ऑनर बिजनेस को चलाने के लिए पैसा या गुड्स एज ए कैपिटल लाता है, अगर वो उसमें से कुछ आइटम पर्सनल यूज के लिए वापस ले जाता है तो उसे ड्राइंग कहते हैं। ड्राइंग होने से कैपिटल रिड्यूस हो जाती है। लायबिलिटीज, लायबिलिटी मीन्स अमाउंट ऑन पेबल बाय द बिजनेस। वो एक बोझ है कंपनी पे, बिजनेस के ऊपर बर्डन है। ये दो प्रकार का होता है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल वो जो ऑनर्स ने बिजनेस को पैसा दिया तो बिजनेस के लिए एक इंटरनल लायबिलिटी है कि उसे वो पैसा ऑनर को वापस करना है विद इंटरेस्ट कमा के। और एक्सटर्नल आउटसाइडर्स ने से पैसा लिया है, वो हमें उसे वापस करना है, वो हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है। नेक्स्ट था कि एक्सटर्नल लायबिलिटी भी दो प्रकार की होती है, एक करंट लायबिलिटी, एक नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी एक साल से ऊपर की जो लायबिलिटी होती है वो नॉन करंट लायबिलिटी होती है, और जो पेमेंट एक साल के अंदर की जाती है वो करंट लायबिलिटी होती है। नॉन करंट लायबिलिटी में मीन्स आपका बैंक लोन हो गया, करंट लायबिलिटी में आपके क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेबल हो गए। नेक्स्ट क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आर पर्सन्स फ्रॉम होम बिजनेस परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, जनरली अमाउंट पेबल टू द क्रेडिटर विद इन ए 12th मंथ। क्रेडिटर्स से जो हम उन्हें कहते हैं जिनसे हम माल खरीदते हैं और उनको पेमेंट देनी है, लेकिन हम वो पेमेंट उन्हें कुछ टाइम बाद रुक के देते हैं, जो कि एक साल से पहले ही का टाइम पीरियड होता है। एक साल से पहले जो पेमेंट की जाती है वो उसे हम क्रेडिट कहते हैं, क्रेडिटर, उसे एक करंट लायबिलिटी माना जाता है। इसी तरह डेटर्स, डेटर्स वो हैं जिनको हमने माल उधार बेचा है, उन्हें हमने उधार माल बेचा है और उनसे पेमेंट अभी हमें लेनी है, बिल्स रिसीव करने हैं, उनसे पेमेंट लेनी है, तो वो भी एक साल के अंदर अंदर हम उनसे पेमेंट को ले लेते हैं, तो वो पेमेंट उसे हम करंट असेट्स कहते हैं। ये हमारे थे कुछ टर्म्स बेसिकली अभी तक। इससे आगे के टर्म्स हम स्टडी करेंगे कल, और उसमें आपको ये पूरे टर्म्स क्लियर हो जाएंगे। इसके आगे हमारे फिर क्वेश्चंस वगैरह शुरू होंगी, उसको आगे हम शुरू करेंगे। फिलहाल इसको अभी तक आप अपनी प्रैक्टिस में रखें, नोट्स तैयार करें और इसको याद करें, लर्न कर रहे हैं। बेसिकली अगर आपका बेस ठीक होगा तो आगे आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी अकाउंट्स न्यूमेरिकल करने में। थैंक यू वेरी मच।